बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। और आप बच्चों को पता ही है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कल का मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको देना चाहूँगा। मैंने आपको RH फैक्टर करवाया था। सो RH फैक्टर होता क्या है, ये एक तरह की एंटीजन प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर। जिनके तो रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन होती है वो RH पॉजिटिव होते हैं। जिनके रेड ब्लड सरफेसेस के ऊपर ये नहीं होती, रेड ब्लड यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नहीं होती सरफेसेस पे, वो RH नेगेटिव होते हैं। और हमेशा जब ब्लड ग्रुप देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि RH पॉजिटिव फैक्टर और RH नेगेटिव फैक्टर को मैच किया जाए। यानी अगर डोनर RH पॉजिटिव है तो रेसिपिएंट भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, अगर डोनर RH नेगेटिव है तो रेसिपिएंट भी RH नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम इस बात को माइंड में नहीं रखते और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, जैसे जैसे ट्रांसफ्यूजन होता रहेगा जो पेशेंट है वो डेथ की तरफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फैक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लम्प करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। और फाइनली जब हार्ट की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा बेटा, हार्ट को तो ब्लड नहीं मिलेगा और फाइनली हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी तरह ब्रेन की कैपिलरीज भी ब्लॉक हो जाएंगे और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो RH फैक्टर को मैच करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर RH पॉजिटिव मदर है और बेबी उसके अंदर RH नेगेटिव है तो सेकंड टाइम उसको इंजेक्शंस की नीड ज़रूर पड़ेगी। ये वो इंजेक्शंस हैं जो RH फैक्टर के डेंजरस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर देंगे, उसको कम कर देंगे। तो सपोज़ अगर मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, पहले बेबी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेकेंड बेबी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तब तक इतनी एंटीबॉडीज़ बना चुकी होगी फीमेल की बॉडी कि जैसे ही बेबी डेवलप होना शुरू होगा ये एंटीबॉडीज़ जाएंगी और उस बेबी के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगी और बेबी की डेथ हो जाएगी वूम के अंदर ही। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, व्हाट आर द यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्या क्या हैं, कौन से होते हैं। द पीपल विद ब्लड ग्रुप हो, वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप हो होता है उनको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनके पास बेटा क्लॉटिंग नहीं होती किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप में अगर वो ब्लड दे दें। यानी ब्लड ग्रुप O इज़ नॉट क्लॉटेड बाय एनी अदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो O यूनिवर्सल डोनर क्यों है, आप चाहे तो O2O दे दो, O2A दे दो, O2B दे दो, O2AB दे दो, ठीक है। सो इट कैन बी ट्रांसफ्यूज टू एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है। आसानी से किसी भी पर्सन को, ठीक है एरन, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगेन इट हैपेंड, अगेन यू डिड इट, वाज इट लार्ज और स्मॉल, ओके। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलर पीपल की, बात करते हैं अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की। क्योंकि ब्लड ग्रुप AB जो है उनके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, सो वो आसानी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं कहीं से भी। सो ब्लड ग्रुप AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। यानी O ब्लड ग्रुप हर किसी को ब्लड दे सकता है और AB ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। सो ये आपको अपने माइंड में बात को रखना है। इसको और हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो जो ब्लड ग्रुपिंग है इसको +1 में भी करवा देते हैं, 10th में भी कर लेते हैं, ठीक है। दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं एंटीजन फैक्टर और एक होते हैं एंटीबॉडी फैक्टर, ठीक है। अब जैसे ब्लड ग्रुप A है उसके पास एंटीबॉडी A है, एंटीजन B होगी। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप B है उसके पास एंटीबॉडी B होगी, एंटीजन A होगी। और जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, तो क्लम्पिंग होती भी तो वो आसानी से रिसीव कर सकता है किसी से भी ब्लड। अब अगला क्वेश्चन, हाउ डू टीयर्स एंड सलाइवा फाइट अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। टेक इट ऑफ। टीयर एंड सलाइवा फाइट अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। बेटा टीयर्स में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको लाइजोजाइम बोलते हैं।
ये लाइजोजाइम पता बेटा क्या करता है? ये जी एक तो कोई भी हमारी आँखों का जो सरफेस है उसको वॉश करता है, ठीक है, और हमारी आँख के अंदर इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। व्हाट इज़ एन इन्फेक्शन? इन्फेक्शन बेटा एक तरह का माइक्रोब हो गया, किसी तरह का बैक्टीरिया हो गया, किसी तरह का वायरस हो गया। ये सारा इन्फेक्शन अगर हमारी आँख में आता है तो लाइजोजाइम नाम का एंजाइम क्या करता है, उस सारे के सारे बैक्टीरिया की जो बॉडी है और जो आप कह सकते हो वायरस की बॉडी है या माइक्रोब की बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पूरे का पूरा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो यानी टीयर लाइजोजाइम नाम का एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये बेटा उसमें भी प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम, लाइजोसोम्स में, जिनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। आपको याद होगा +1 में हमने किया है व्हाट आर सुसाइडल बैग्स। सो वॉश द एक्सपोज सरफेस ऑफ आई एंड प्रिवेंट आई इन्फेक्शन, प्रिवेंट करता है। सिमिलरली हमारे सलाइवा में भी लाइजोजाइम होता है। सो बेटा जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की पावर इतनी होती है, इम्यूनिटी इतनी होती है कि बेटा हम आसानी से इन चीज़ों को फाइट कर सकते हैं। तो ये जो फाइट है ना बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ये हमारे माउथ में शुरू हो जाती है। हमारे माउथ में इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि एंजाइम है, लाइजोजाइम है, जो माउथ में इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और फाइनली अगर इनसे बचकर इन्फेक्शन हमारे स्टमक में भी पहुंच गया तो स्टमक में तो बेटा एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है कि वो हर बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने की पावर रखती है। पर कभी कभी हमें बैड स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। वो तब होता है कि इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस हमारे स्टमक में अटैक करता है जिसके ऊपर स्टमक के एसिडिक नेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो सलाइवा यानी हमारे थूक में लाइजोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, जो खाने में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, और उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। इस तरह से हमारे टीयर्स और हमारा सलाइवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करता है। कि क्या होता है इनके पास? लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम क्या? एक ऐसा एंजाइम जो इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता, खलास कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, आपको मैंने बता दिया था टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में। सो टी सेल्स एक्चुअल में ना हमारा थाइमस सिक्रीट करता है। थाइमस कहाँ है हमारा? ये थाइमस प्रेजेंट है बेटा हमारी जीफी स्टर्नम के पीछे। अब ये जीफी स्टर्नम कहाँ है? जहाँ पे हमारी चेस्ट के सेंटर में जिस बोन में आके हमारी रिब्स आके अटैच होती हैं उसको जीफी स्टर्नम बोलते हैं। सो इस जीफी स्टर्नम के पीछे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है और ये अलग अलग तरह के टी सेल सिक्रीट करता है। तो आइए आज हम उन टी सेल्स की टाइप को स्टडी करें। सो टी सेल्स में पहला टी सेल है जिसका नाम है जी किलर सेल्स। These cells secrete chemicals which attract phagocytes and stimulate them to feed on antigen। तो किलर टी सेल्स का काम क्या है कि इन्होंने जाके जी फेगोसाइट्स को अट्रैक्ट करना है और जिससे उन्होंने एंटीजन यानी कोई भी जो बाहर से आया सब्सटेंस उसको ख़त्म कर देना है। लेमन वाटर अभी के अभी शुगर एंड सॉल्ट डाल के अच्छा सा स्मॉल ग्लास में। सो सिंपल किलर टी सेल्स ने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर इन्फेक्शन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, जैसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हमारे में अटैक करने के लिए आया, हमारी इम्यूनिटी को पता चला, हमारी इम्यूनिटी ने वहाँ पे क्या भेज दिए? किलर टी सेल्स भेज दिए। तो जब वहाँ पे किलर टी सेल पहुँचे उन्होंने एकदम से केमिकल रिलीज़ करा और उस केमिकल के रिलीज़ होते हमारी बॉडी में जहाँ पर भी बेटा WBCs है, WBCs की भी अलग अलग टाइप होती हैं। एक WBCs की साइड टाइप होती है जिसको हम फेगोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फेगोसाइट बिल्कुल अमीबा की तरह काम करते हैं, अपने सीडोपोडिया फैलाकर वेस्ट को अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे सारे फेगोसाइट्स ने उस केमिकल को एक तरफ अट्रैक्टेड फील करना है, वहाँ पे मूव करना है। तो जब वो मूव करके वहाँ पे पहुँचेंगे फेगोसाइट्स, उन्होंने सारे बैक्टीरिया को किल कर देना। आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको। सपोज बाय चांस आपको एक इंसेक्ट ने बाइट कर लिया। सो उसका जो विनोम है वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। तो एकदम ये
स्टिमुलेशन किलर टी सेल्स को मिलेगी, किलर टी सेल्स वहाँ पहुँच जाएंगे उसके चारों ओर और वो केमिकल रिलीज़ करेंगे और उस केमिकल की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे सारे हमारे फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट्स जैसे ही वहाँ आएंगे उस सारे पॉइजन को इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। सो किलर सेल्स का, टी सेल्स का क्या काम है? केमिकल रिलीज़ करना ताकि फेगोसाइट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब आगे जी हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है? देखो जी, हेल्पर यानी हेल्प करने वाले, मदद करने वाले। ये वो सेल्स होते हैं जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दीज सेल्स चेक द इम्यूनिटी सिस्टम फॉर अटैकिंग द बॉडी ओन सेल। सो बेटा एक बार कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आ गया, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट शुरू होगी। हेल्पर टी सेल भी काम कर रहे हैं, किलर टी सेल भी काम कर रहे हैं। अब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद बेटा इस एक्शन को रोकना भी तो है, क्योंकि अगर किलर टी सेल्स और बी सेल्स के एक्शन को नहीं रोका गया सो क्या होगा? फाइनली होगा ये कि बेटा वहाँ पे वो हमारे नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे रोल आता है हमारे सप्रेसर सेल्स का। सप्रेसर सेल्स ने वहाँ जाना है और उन्होंने किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स के एक्शंस को रोक देना है और नॉर्मली हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को बचा लेना है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, डिसऑर्डर। जैसे मैंने आपसे एड्स के बारे में बात की थी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी बॉडी की ही इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो बेटा ऐसे केसेस में जो सप्रेसर सेल्स होते हैं ना, ऐसे पेशेंट्स में उनका काम थोड़ा अच्छे से नहीं वो कर पाते, वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो आपको पता चल गया अलग अलग तरह के टी सेल्स, 3 तरह के। किलर टी सेल्स जो केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण फेगोसाइट्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और फाइनली क्या करते हैं, बॉडी के फाइनली अटैक करते हैं एंटीजन्स पे, आउटर पार्टिकल्स पे, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंटीजन कोई भी बाहर से जब हम आके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बैक्टीरिया, वायरस, सब एंटीजन में आते हैं। फिर हेल्पर टी सेल्स मैंने आपको बताया मदद कर रहे हैं बी सेल्स की। फिर सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, जब इन एक्शन को स्लो करते हैं और बंद कर देते हैं जब सारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टी हेल्पर सेल्स और बी सेल्स। टी हेल्पर सेल अभी ऊपर बताया था, these reacts with the process and presented antigen and become excited. Now these activate B cells and T cytotoxic cells. So helper T cells करते क्या, इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। इन्फेक्शन को रोकने की जो एक्टिविटी है उसको और तेज कर देते हैं। तो यानी सिंपल, जब हेल्पर टी सेल रिलीज होंगे, वो जब केमिकल रिलीज करेंगे वो हमारी इम्यूनिटी के रिस्पांस को और बढ़ावा दे देंगे और बढ़ा देंगे, जिससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन को ठीक करने में रिकवरी आएगी। अच्छा, बी सेल्स का क्या काम है? ये है जी, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के लिए। देखो सिंपल सी बात है, एक इम्यूनिटी से लड़ने के लिए सेल बनते हैं हमारे थाइमस में, उनको टी सेल्स बोलते हैं। एक इम्यूनिटी से लड़ने के लिए हमारे सेल्स बनते हैं हमारे बोन मैरो में, इसको ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। तो मैंने आज आपको जो जो क्वेश्चन समझाए हैं एक बार फिर देख लें। एक तो मैंने आपसे RH फैक्टर डिस्कस करा, फिर मैंने आपसे बात की कि जी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर RH नेगेटिव ब्लड या ट्रांसफ्यूज क्लम्पिंग के बारे में बताया। फिर यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में बताया। फिर आपको ये बताया कि टीयर और सलाइवा जो होता है, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, ये इन्फेक्शन से कैसे फाइट करता है। ठीक है, इन्फेक्शन और टीयर के से लड़ने और सलाइवा कैसे फाइट करता है, ये मैंने आपको समझाया कि इसमें लाइजोजाइम होता है जो हमारे बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को किल करता है। फिर एक हमारे पास और क्वेश्चन बीच में रह गया, हम उसको कवर कर लेते हैं। डिफाइन लेस वायरुलेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। सो बेटा वायरुलेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू डिस्ट्रॉय होस्ट।
मतलब कि कोई इन्फेक्शन कितना पावरफुल है उसको वायरुलेंस बोलते हैं। तो वायरुलेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड होस्ट, कितनी जल्दी इन्फेक्शन बॉडी में घुसता है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सिक्रीट टॉक्सिन, कितना ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल बेटा, कई स्नेक्स जो होते हैं उनका वेनम यानी जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि विद इन अ सेकेंड लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के जो विनोम होते हैं यानी जो जहर होता है वो एक्सट्रीमली वायरुलेंट होता है। मतलब वायरुलेंस का मतलब होता है हमें पता चल जाता है कि जो होस्ट है वो कितना डेंजरस है, मतलब इन डेंजरसनेस ऑफ इन्फेक्शन पता चलती है। अगर स्ट्रांगली वायरुलेंट है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फेक्शन है। सिंपल बेटा, कोरोना वायरस, हम सब कोरोना वायरस से बचे हुए बैठे हुए अपने घर में, हम बाहर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि जो कोरोना की वायरुलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट इज़ एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू डिस्ट्रॉय होस्ट। ठीक है, तो यानी होस्ट को डिस्ट्रॉय करने की पावर बहुत ज़्यादा एकदम ये हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम किसी भी पेशेंट से बात करें, हाथ मिलाएं या उसी हाथ को आप अपने मुंह में टच कर लें, नाक में टच कर लें, आँखों को टच कर लें, तो ये एकदम फैल जाएगा। सो बेटा फिर उसके बाद आपको अलग अलग तरह के टी सेल्स बताए, किलर, हेल्पर, सप्रेसर, टी सेल्स, बी सेल्स। सो कल जब मेरा लेक्चर आएगा मंडे को तो उसमें हम वैक्सीनेशन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी।